हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी एकदम तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में। तो नया चैप्टर हमारा शुरुआत हो गया, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। तो जल्द ही हमारा रिवीजन सीरीज चालू होने वाला है। तो शुरुआत से हम क्या करेंगे, रिवीजन शुरू करेंगे। इधर आगे आपके ये ही थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसके बाद क्या दो लेक्चर के एक लेक्चर के क्या हो जाएंगे, ये चारों चैप्टर इसके बाद वाले हैं। तो इसी में थोड़ा सा 5-6 लेक्चर में ये भी क्या होगा कंप्लीट, कम से कम वीडियो में क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा लंबी क्लास चलेगी तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्या है हम सिलेबस बहुत शानदार तरीके से जल्द ही कंप्लीट करा देंगे। तो जनवरी में मान के चलिए 10 जनवरी तक आपके 10-15 जनवरी तक आपके पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा एक क्या है, जो हमारा टॉपर सीरीज टॉपर क्रैश कोर्स तो हमने लॉन्च कर दिया, तो चल ही रहा है। उसमें भी क्या हो गए दो चैप्टर क्या होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं। तो उससे भी यदि आप जुड़ना चाहते हैं, आपने को लगता है कि फेल हो जाएंगे, तो क्या उससे भी जुड़ जाइए। और इसके लिए हम रिवीजन सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति, न्यूटन की कड़ी का सिद्धांत, तरंगाग्र हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो आइए शानदार तरीके से प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति होती कैसी है। तो प्रकाश क्या आती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश है हमारी क्या आती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश निर्वात में भी क्या होती है, चल सकती है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये इसको तो हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। प्रकाश में विवर्तन होता है, इसको पढ़ने वाले हैं। प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है, इसको भी क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। और प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ जो भी चीज़ें बची हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत के बारे में। तो न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत है क्या। न्यूटन ने सन 1675 ईस्वी में प्रकाश के संबंध में क्या किया, अपना कड़ी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित थीं। इन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे क्या कहा गया, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत कहा गया। तो यह सिद्धांत था क्या, तो आइए जानते हैं। कहा, इन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत असंख्य सूक्ष्म तथा हल्के कण उत्सर्जित करता है। मतलब कोई भी प्रकाश स्रोत है क्या करता है, बहुत ही सूक्ष्म और हल्के, मतलब अनगिनत क्या करता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, कण उत्सर्जित करता है। और इन कणों को क्या कहते हैं, कणिकाएं कहा जाता है। जो प्रकाश क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब ये है, मतलब क्या, हल्के हल्के कणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, असंख्य सूक्ष्म और हल्के कण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। कह रहा किसी समान माध्यम में कणिकाएं प्रकाश के वेग से सरल रेखाओं में क्या होती हैं, चलती हैं। मतलब क्या है, ये जो कणिकाएं हैं, मतलब कोई समान माध्यम है, उसमें क्या होती है, प्रकाश के वेग से क्या सरल रेखा में सीधी चलती हैं तथा अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती है। मतलब क्या, अपने साथ क्या गति करती हुई चलती है, क्या हो गया, अपने साथ गतिज ऊर्जा भी क्या करती हैं, ले जाती हैं। फिर आगे कह रहा है, जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर गिरती हैं और हमारी आंख पर दृष्टि संवेदना क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, तो वह वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। जब ये कणिकाएं क्या होती हैं, वस्तु पर पड़ी, मान ली क्या ये वस्तु है, ये क्या हुई, ये प्रकाश की कणिका क्या हुई, वस्तु पर पड़ी और क्या हो गया, वस्तु से पड़ पर क्या हमारी आंख पर आ गई, हमारी आंख पर क्या आ गई, हमारी आंख पर आ गई, नेत्र पर आ गई। तब हमें जाकर क्या आती है, हमारे आंख पर क्या दृश्य संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे हमें क्या आती है, वस्तु दिखाई देने लगती है। फिर इन्होंने चौथा पॉइंट बताया कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न आकार की होती है। रंग के साथ साथ क्या, इनका आकार भी क्या होता है, बदल जाता है। तो आइए एक इंपॉर्टेंट नोट जान लेते हैं। तो न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत के आधार पर निम्न घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। न्यूटन ने जो कड़ी का सिद्धांत दिया था, उनके आधार पर क्या कर सकते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन बता सकते हैं। मतलब क्या, प्रकाश परावर्तित होती है, प्रकाश अपवर्तित होती है, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, संचरण करती है, और प्रकाश में क्या था, ऊर्जा का अस्तित्व होता, मतलब प्रकाश में क्या थी, ऊर्जा भी होती है। फिर न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत के आधार पर निम्न घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। मतलब ये सब चीजें नहीं बताई। न्यूटन ने क्या किया, इतने चीजों की व्याख्या, परावर्तन, अपवर्तन और सीधी रेखा में संचरण और क्या हुआ, प्रकाश में ऊर्जा का अस्तित्व को क्या करने बारे में तो बता सका, लेकिन इसका कड़ी का सिद्धांत क्या होगा, यहाँ फेल हो गया। निम्न जैसे प्रकाश के व्यतिकरण की, प्रकाश के विवर्तन की, और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, और प्रकाश के ध्रुवण की, और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग और सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। जो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग होता है, सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। भीड़ से ज़्यादा वेग क्या होगा, शानदार, मतलब क्या, रोड खाली है तो वहाँ आप तेज चलेंगे कि भीड़ भाड़ में चलेंगे, तो भीड़ भाड़ में तो धीरे चलेंगे। तो ये कह रहा है कि मतलब सघन माध्यम में क्या होती है, भीड़ भाड़ में क्या होती है,
वेग कम होता है, बल्कि विरल माध्यम में क्या होता है, अधिक होता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की इन चीज़ों की क्या व्याख्या कौन, न्यूटन का कणिका सिद्धांत नहीं कर पाया इन घटनाओं का। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं तरंगाग्र होता क्या है। तो तरंगाग्र के बारे में सबसे पहला हमारा टॉपिक है तरंगाग्र। कह रहा किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो उसे क्या कहलाते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। मतलब क्या है, मतलब क्या कोई कण है, मान लीजिए यहाँ पर किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित क्या हो, सभी कण, मतलब क्या हो, कोई प्रकाश स्रोत आ रहा है, कोई प्रकाश स्रोत, मतलब उसके मतलब किसी कण पर क्या है, एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, किसी क्षण क्या किया जाए, ऐसा मान लीजिए क्या, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उस पर क्या किया गया, हमने ये क्या किया, किसी माध्यम में, मतलब कोई माध्यम हो, सघन हो, विरल हो, कोई सी माध्यम में क्या किया, किसी क्षण ऐसा खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, हमारे क्या एक काल्पनिक पृष्ठ हम क्या किया, खींच लिया, जिस पृष्ठ पर सभी कण क्या, मान लीजिए क्या यहाँ पर बहुत सारे क्या कण हैं, उस पृष्ठ पर क्या हो, सभी कण क्या कंपन की समान कला में हो तो क्या कहलाता है, वह तरंगाग्र कहलाता है। तो प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर, जब प्रकाश स्रोत की मतलब कोई प्रकाश की स्रोत है उसकी आकृति पर निर्भर करता है कि तरंगाग्र कैसा होगा। तो प्रकाश स्रोत की आकृति पर, प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर तरंगाग्र, प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र जो होते हैं, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला गोली तरंगाग्र, दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा होता है समतल तरंगाग्र। यदि प्रकाश स्रोत, यदि क्या हो, प्रकाश स्रोत क्या हो, अनंत पर हो, मतलब क्या है, अनंत से क्या रही, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर अनंत क्या, अनंत से क्या रही, प्रकाश स्रोत आ रही है, तो हमारा जो तरंगाग्र होगा क्या होगा, समतल में आएगा। मतलब जब अनंत से आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, क्या हो, यहाँ तक आएगा, क्या होगा, लगेगा पूरा फैला हुआ है, मतलब समतल पर क्या जब प्रकाश क्या आता है, अनंत से आता है, जब वहाँ तरंगाग्र होगा, जब क्या हो, प्रकाश स्रोत कहाँ हो, प्रकाश स्रोत कहाँ हो, प्रकाश स्रोत कहाँ हो, अनंत पर। कह रहा जब प्रकाश स्रोत क्या हो, अनंत पर हो, तब तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी, तरंगाग्र की आकृति, जब प्रकाश स्रोत अनंत पर होगा तो तरंगाग्र की आकृति क्या होगी, समतल होगी, समतल। मतलब जो तरंगाग्र होगा कैसा होगा, समतल होगा, जब प्रकाश स्रोत क्या हो, अनंत से आएगा। यदि क्या हो, प्रकाश स्रोत क्या हो, बिंदु स्रोत हो, मान लीजिए क्या किसी बिंदु से आ रहा है, ऐसे लग रहा है क्या, ऐसे किसी बिंदु से लग रहा है क्या प्रकाश स्रोत आ रहा है, तो क्या होगा, इसी प्रकार तो होगा, इसी प्रकार क्या होगा, यह गोली होगा, तो प्रकाश स्रोत क्या होगा, गोली होगा, तो तरंगाग्र क्या होगा, गोली होगा। तो लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत तीनों लिख देते हैं इसी में। तो क्या होगा, जब क्या हो, प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो, प्रकाश स्रोत क्या हो, बिंदु हो, प्रकाश स्रोत कैसा हो, प्रकाश स्रोत क्या हो, बिंदु स्रोत प्रकाश स्रोत क्या हो, बिंदु स्रोत प्रकाश स्रोत क्या हो, बिंदु स्रोत हो, तो तरंगाग्र कैसा होगा, गोली होगी। तरंगाग्र कैसी होगी, गोली होगी। जब तरंगाग्र क्या हो,
तरंगाग्र की जो प्रकाश स्रोत क्या हो, बिंदु स्रोत हो, तरंगाग्र की आकृति क्या होगी, की आकृति क्या होगी, गोली होगी। यदि क्या हो, प्रकाश स्रोत क्या हो, रेखीय हो, तो प्रकाश स्रोत क्या हो, एक रेखा के रूप में आ रहा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, रेखीय स्रोत है, तो क्या होगा, रेखीय स्रोत है तो क्या होगा, हमारा जो तरंगाग्र की आकृति क्या होगी, बेलनाकार होगी। तो प्रकाश स्रोत क्या हो, प्रकाश स्रोत क्या हो, रेखीय। तो तरंगाग्र की आकृति, तरंगाग्र की आकृति क्या हो जाएगी, बेलनाकार। तो तरंगाग्र की आकृति कैसी हो जाएगी, बेलनाकार हो जाएगी। तो तरंगाग्र की आकृति कैसी हो जाएगी, बेलनाकार हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब जानते हैं हाइगेंस की तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कह रहा है। जो हाइगेंस थे तो उन्होंने क्या किया, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था, न्यूटन के कणिका सिद्धांत प्रस्तुत करने के 3 वर्ष बाद, जब न्यूटन ने क्या किया, अपना कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो 3 वर्ष बाद सन 1678 ईस्वी में हालैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हाइगेंस था। उन्होंने क्या किया, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को क्या किया, प्रस्तुत किया। हाइगेंस ने क्या किया, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को क्या किया, प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में अनुसार इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, रूप में संचरित होता है। बताया कि क्या, प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। और इन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंगों के रूप में, इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, उन्होंने बताया कि क्या, प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। और इन तरंगों को क्या करना, संचरित होने के लिए क्या, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन तरंगों के संचरण के लिए हाइगेंस ने क्या किया, एक काल्पनिक माध्यम क्या मान लिया, ईथर मान लिया। उन्होंने क्या किया, एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की। और ईथर वह काल्पनिक माध्यम है जो सर्वव्यापी यानी सब जगह क्या है, विद्यमान है, भारहीन, सर्वव्यापी भारहीन यानी न्यूनतम घनत्व का या नगण्य घनत्व का है, या पूर्णतः क्या, प्रत्यास्थ होता है। तो हाइगेंस के अब जानते हैं द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के बारे में। तो अब आइए इनके सिद्धांत के आधार पर हम द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो इस सिद्धांत का निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में क्या होता है, तरंगे उत्सर्जित होती है। जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में क्या होते हैं, तरंगे क्या होती है, उत्सर्जित होती हैं, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और किसी क्षण माध्यम के भीतर खींचा गया कोई काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कण क्या हो, कंपन के समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। इस सिद्धांत की परिकल्पना क्या थी, मतलब क्या हो रहा है, किसी प्रकाश स्रोत से क्या माध्यम से तरंगे क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। प्रकाश स्रोत से क्या हुई, प्रकाश क्या उत्सर्जित हुई, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन कर लेते हैं। जब तो और किसी क्षण माध्यम के भीतर खींचा गया, किसी क्षण क्या करें, माध्यम के भीतर खींचा गया कोई काल्पनिक पृष्ठ, मान लेते हैं क्या, उस क्षण क्या किया, काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया जिस पर सभी कण क्या समान कला में कंपन करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा तरंगाग्र कहलाता है। तो तरंगाग्र की परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और फिर बताया कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है। मतलब क्या होगा, जो कंपन करने वाला स्रोत है वो क्या होगा, प्रत्येक कण, जो भी कण है
उस माध्यम में का प्रत्येक कण क्या होता है, नए तरंग स्रोत की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। जिससे क्या होती है, नई नई तरंगे क्या होती हैं, सभी दिशाओं में उत्सर्जित होती हैं और उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अभी इनको, और द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में उसी चाल से चलती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगे चलती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से क्या होगा, प्रकाश स्रोत क्या उत्सर्जित हुआ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे क्या हो गए, कण हो गए। इन सभी कणों पर क्या किया, हमने स्पर्श रेखा खींचा, तो ये क्या तरंग संचरण हो रहा है, लेकिन क्या हमने इस पर क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींचा, तो यहाँ पर क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं क्या हो गई, प्रत्येक स्रोत क्या है, प्रत्येक कण स्रोत क्या कर रहा है, एक तरंगाग्र की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, यानी तरंग स्रोत की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, और जिन्हें क्या कहते हैं, हम तरंगिकाएं कहते हैं। और क्या होती है, सभी दिशाओं में क्या होती है, उत्सर्जित होती रहती हैं। तो क्या होती हैं, यहाँ पर क्या तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण क्या होता है, नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिससे नई तरंग सभी दिशाओं में क्या होती है, उत्सर्जित होती है, और इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में उसी चाल से चलती हैं जिस चाल से क्या प्राथमिक तरंग चलती है। फिर कह रहा है, यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्शी पृष्ठ खींचे तो उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो क्या होगा, नई स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो इस पर क्या किया हमने, खींचा तो क्या किया, नई स्थिति का क्या किया, यहाँ पर स्थिति को क्या करा, प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये तरंगाग्र है, यहाँ से क्या हो गया, चला, और क्या इस पर स्पर्श रेखा हमने खींचा तो क्या है, ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्राप्त हुई, ये द्वितीयक तरंगाग्र है। और क्या है, हमारा मूल तरंगाग्र क्या है, ये है, इस पर क्या किया हमने, ये हमारा क्या है, ये मूल तरंगाग्र है, इस पर क्या द्वितीयक तरंगाग्र सभी दिशाओं में क्या रहे, प्रकाश का संचरण हो रहा है। तो इस प्रकार क्या होता है, हमें प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की कमियां। तो इनके सिद्धांत में कुछ कमियां थी, मतलब कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराइयां होती हैं। तो कह रहा इस सिद्धांत में के अनुसार प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन की सफल व्याख्या की गई, परंतु इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी जो क्या है, निम्न प्रकार है। इसने क्या किया, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या कर दी, परंतु कुछ कमियां थी। आइए देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों को यांत्रिक माना गया है, जिसके संचरण के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की गई थी, और माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ईथर जैसे सर्वव्यापी माध्यम की उपस्थिति को सही नहीं माना। तो क्या थे, एक माइकलसन मोर्ले नाम के क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के निष्कर्ष निकाले, जिसने कहा कि क्या जो ईथर जैसा सर्वव्यापी माध्यम क्या है, उपस्थिति, यह क्या इसको सही नहीं माना। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, जिसके द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इन्होंने क्या किया, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की। फिर इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी क्या की सकी, व्याख्या नहीं की जा सकी। तो क्या थी इस सिद्धांत की क्या थी, ये सारी कमियां थी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस मत द्वारा निम्न घटनाओं की व्याख्या की जाती है। इसके द्वारा कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या की गई, जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की क्या की गई, व्याख्या की गई। और प्रकाश का ऋजुरेखी संचरण, इसकी व्याख्या की गई। फिर करा विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम में अधिक होता है, और इस मत द्वारा निम्न घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। ये तो तीनों व्याख्या की गई, लेकिन इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, और इसके आगे बहुत ही शानदार डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या का हम क्या करेंगे, फार्मूले का निगमन करेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।